हेलो दोस्तों, स्टोरी लाइन वाइज चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आखिर एक लड़की का असली घर कौन सा, जो कि स्वाति जैन जी द्वारा लिखित कहानी है। वाह अलका, तुम तो बिना पार्लर गए भी इतनी सुंदर लग रही हो। पार्लर जाती तो सब तुम्हें ही दुल्हन समझ बैठते। हंसते हुए कौशल्या चाची ने अलका से कहा। अलका बोली, चाची जी, मैं भी पार्लर जाना चाहती थी, मगर शादी वाले घर में आप तो जानती ही हैं कितना काम होता है, इसलिए खुद से ही तैयार होना पड़ा। कौशल्या चाची बोली, हाँ अलका, शादी वाले घर में तो बहुत काम होता है, मगर तूने अपने आप को जिस तरह से तैयार किया है, तू मुझे बहुत सुंदर लग रही है। तेरा यह हल्का पिंच लहंगा, यह सादा सा मेकअप और खुले बाल तुझ पर खूब फब रहे हैं। अलका की ननद सौम्या भी यह सब सुन रही थी और उसे यह सब सुनकर कौशल्या चाची पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि शादी उसकी थी और तारीफ किसी और की हो रही थी। सौम्या तुरंत उसकी भाभी अलका से बोली, भाभी, आपने मेरे कल शादी में पहनने वाले कपड़े कहाँ रखे हैं? दिखाई नहीं दिए आज मुझे। सौम्या की आवाज़ में एक तीखापन था जिसे अलका भांप गई और बोली, सौम्या, वह कपड़े तो तुम्हारी अलमारी के सबसे ऊपर वाले खाने में ही पड़े हैं। जब से वे कपड़े तैयार होकर आए हैं वहीं रखे हैं। सौम्या बोली, अच्छा फिर ठीक है, मुझे दिखाई नहीं दिए इसलिए पूछा। अलका बोली, सौम्या, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आज लेडीज संगीत में सबकी नज़रें तुम पर टिक जाएंगी, देखना। सौम्या बिना कुछ जवाब दिए कमरे में चली जाती है। सौम्या की जलन उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। कल सौम्या की शादी थी और आज लेडीज संगीत का प्रोग्राम था। अलका और पति रमेश, जो कि मुंबई शहर में रहते थे, खास सौम्या की शादी के लिए 10 दिन पहले मुंबई से लखनऊ आए थे। अलका जब से ससुराल आई थी, काम में ऐसी पड़ी थी कि उसे खुद के लिए वक्त भी नहीं मिल पाता था। वह बस घर और बाहर के काम करने में लगी थी कि कहीं शादी में कुछ कमी न रह जाए। उसी चक्कर में उसे पार्लर जाने का भी वक्त नहीं मिल पाया था। लेडीज संगीत में जब अलका को पता चला कि सभी को सोलो परफॉर्मेंस करना है, तो वह एक पल ठिठक गई, मगर पति रमेश ने जब उसे आगे बढ़कर डांस करने के लिए प्रोत्साहित किया, तो अलका ने आंखें झुकाकर एक सोलो डांस परफॉर्मेंस कर ही दी। और जब सभी ने उसकी खूब तारीफ की, तब जाकर अलका को पता चला कि वह अच्छा डांस अकेले भी कर सकती है। चूँकि उसके मायके में अब तक उसने ग्रुप डांस ही किए थे, तो वह अकेले डांस करने में बहुत डर रही थी। मगर रमेश से प्रोत्साहन पाकर उसने पहली बार सोलो परफॉर्म किया था। तालियों की गूंज के साथ अलका के डांस की खूब तारीफ हुई और अलका स्टेज से नीचे उतरकर सभी के साथ आकर बैठ गई। उतने में पीछे से सीमा, जो कि रिश्ते में अलका की चचेरी जेठानी लगती थी, बोली, अलका, तुम्हारे मायके से कोई क्यों नहीं आया? यह सुनते ही अलका का चेहरा पहले तो उदास हो गया, फिर वह नकली मुस्कान के साथ बोली, दरअसल मेरे मायके वालों से फ़ोन पर अब तक बात नहीं हो पाई है, इसलिए पता नहीं वे लोग क्यों नहीं आए। थोड़ी देर बाद लेडीज संगीत का प्रोग्राम खत्म हो गया और सभी लोग घर आ गए। अलका सौम्या के कमरे में कुछ सामान रखने जा रही थी कि अपना नाम सुनकर उसके कदम रुक गए। कौशल्या चाची जी सौम्या और उसकी माँ सरला जी से कह रही थी कि आज अलका ने बहुत अच्छा डांस किया और वह बहुत सुंदर भी लग रही थी। यह सुनकर सौम्या चिढ़ते हुए बोली, चाची जी, इसको सुंदर होना नहीं कहते। हाँ, वह ठीक ठाक लग रही थी। पीछे से सरला जी भी बेटी का साथ देते हुए अपनी देवरानी से बोली, अब मुंबई में अकेली तो रहती है अलका, वह डांस वांस सीखने जाती होगी, इसलिए ढंग का डांस कर लिया होगा, वरना उसे कहाँ नाचना वाचना आता था। देखा नहीं था क्या, उसकी खुद की शादी में कहाँ नाच पाई थी वह। अलका ने सब सुन लिया और वह जैसे ही सामान रखने कमरे में गई,
सौम्या और सरला जी चुप हो गईं। अलका ने अपने कमरे में आकर रमेश को सारी बात बता दी और बोली, आखिर सौम्या और मम्मी जी को मुझसे इतनी दिक्कत क्यों है? भला अपनी खुद की शादी में किसे शर्म नहीं आती? मैं अपनी शादी में इसलिए नहीं नाच पाई क्योंकि मुझे ससुराल वालों से शर्म आ रही थी, और आज सौम्या की शादी के लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ, इसलिए सोलो परफॉर्मेंस दे पाई। और मुझे शादी वाले घर में इतना काम था कि मैं पार्लर तक ना जा पाई। फिर भी सौम्या को मुझसे इतनी चिढ़ क्यों हो रही है? रमेश मजाक करते हुए बोला, अरे भाई, शादी उसकी है और कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उसे चिढ़ होगी ही ना। अब मेरी बीबी है ही इतनी सुंदर। अलका कुछ बोली नहीं और कपड़े बदलकर सो गई और सोचने लगी, आज मम्मी जी को सौम्या का बैकलेस ब्लाउज नहीं दिखा होगा क्या? आज तो बेटी पर कितना ज़्यादा प्यार लुटाई जा रही थी। जब मेरी शादी पर मैंने लहंगे के ऊपर ब्लाउज बनवाने कहा था, तब तो मम्मी जी ने बड़ा हंगामा कर दिया था कि लहंगे पर कुर्ती ही पहननी होगी। हमारे यहाँ लहंगे पर ब्लाउज पहनने का रिवाज नहीं है। तब जैसे तैसे रमेश ने बात संभाली थी और मम्मी जी ने बहुत मुश्किल के बाद ब्लाउज सिलवाने की हामी भरी थी, मगर साथ साथ यह भी कह दिया था कि ब्लाउज का गला पीछे से पूरा पैक होना चाहिए और आगे से भी ब्लाउज बड़ा होना चाहिए, ताकि लहंगे और ब्लाउज के बीच में शरीर का कुछ हिस्सा न दिखे। यह सब सुनकर अलका को अपनी सास की छोटी सोच पर बहुत गुस्सा आया था, मगर वह क्या कर सकती थी? वह तो बेचारी बहू थी उस घर की। कितना फर्क करते हैं लोग अपनी बेटी और बहू में। बहू को जिन चीज़ों की सहमति कभी नहीं मिलती, वहीं बेटी को कोई रोक टोक नहीं। वाह री दुनिया, क्यों इतना फर्क बनाया बेटी और बहू में? आखिर बहू भी तो किसी की बेटी है। लोग क्यों अपनी छोटी सोच से दूसरे इंसान का जीना मुश्किल कर देते हैं? छोटी छोटी बातों पर टोकते हैं, ताने देते हैं। फिर अलका ने इन सब बातों को किनारे रखना ही उचित समझा, क्योंकि दूसरे दिन उसकी ननद की शादी थी और वह खुश रहना चाहती थी। सब सोचते सोचते अलका की आंखें लग गई। दूसरे दिन शादी का प्रोग्राम था। आज अलका भी पार्लर तैयार होने जाती है। हरे रंग के लहंगे में आज अलका और भी सुंदर लग रही होती है। रमेश उसे पार्लर से लेकर बैंक्वेट हॉल पहुंचाता है। रमेश रास्ते में गाड़ी चलाते हुए बार बार अलका को देखता है और कहता है, अलका तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अलका भी शर्मा जाती है और हंसकर थैंक यू कहती है। वे दोनों जल्द ही बैंक्वेट हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां रमेश के बॉस, उसके कलीग और उनकी पत्नियां भी शादी के लिए आ चुके थे। सभी लोग अलका की बहुत तारीफ करते हैं। अलका ऊपर से सभी का मुस्कुराकर धन्यवाद करती है, मगर अंदर ही अंदर उसके मन में लड्डू फूटते हैं। आखिर हर औरत अपनी तारीफ सुनकर अंदर से बहुत खुश हो जाती है। उतने में सौम्या भी बैंक्वेट हॉल पहुंच जाती है और अलका को देखकर उसे फिर से चिढ़ होती है। थोड़ी देर में दूल्हा भी बारात लेकर पहुंच जाता है और जैसे ही स्वागत करने की रस्म आती है, सरला जी कहती हैं कि वे घर से लकड़ी की पटरी और आरती की थाल लाना भूल गई हैं। यह देखकर लोगों में खुसुर फुसुर होने लगती है। दरअसल इस रस्म में दूल्हे को लकड़ी की पाट पर खड़ा कर उसकी आरती उतारी जाती है, जो सरला जी घर से लाना भूल चुकी थी। लोगों की खुसुर फुसुर देख दूल्हे की माँ शारदा जी आगे आकर कहती हैं, सरला जी कोई बात नहीं, आप आरती की थाल मंगवा लीजिए और दूल्हे का स्वागत स्टेज पर कर दीजिएगा। यह सुनकर सरला जी की सांस में सांस आती है। रमेश जल्दी से घर जाकर लकड़ी का पाट और आरती की थाल ले आता है और फिर दूल्हे का स्वागत स्टेज पर ही कर दिया जाता है। दूल्हा दुल्हन के 7 फेरे लग जाने के बाद वर पक्ष वाले और वधू पक्ष वाले आराम करने लगते हैं। उतने में दूल्हे की माँ शारदा जी अलका के पास आकर कहती हैं, अलका जी, हमारे मेहमान को कुछ गद्दे कम पड़ रहे हैं,
क्या आप थोड़े और गद्दे का इंतजाम करवा सकती हैं? अलका बोली, जी आंटी जी ज़रूर। कहकर अलका बाहर चली जाती है। शारदा जी वहीं बैठकर गद्दों का इंतजार करती हैं। थोड़ी देर बाद अलका कुछ और गद्दों का इंतजाम करवा देती है। तभी वहाँ बैठी औरतें, जो रिश्ते में अलका की चचेरी ननद और चचेरी जेठानी देवरानी लगती हैं, अलका को बुलाकर अपने पास बैठने कहती हैं। अलका की चचेरी ननद रिया बोली, भाभी कभी अपने लिए भी वक्त निकाल लिया करो, हमेशा यहाँ वहाँ भागती रहती हो। अपनी शादी के बाद आज मिली हो, जरा हमारे पास भी बैठो। अलका बोली, सच दीदी, अब तो शादी ब्याह ही बहाने रह गए हैं अपनों से मिलने के लिए। सभी इतने व्यस्त हो गए हैं कि चाहकर भी मिल नहीं पाते। रिया बोली, भाभी आपने बिल्कुल सही कहा। हम तो यहाँ बैठे बैठे सौम्या की सास शारदा जी की तारीफ कर रही थी कि कितनी अच्छी है शारदा जी, वरना सरला चाची ने तो कितना हंगामा किया था आपकी शादी में, याद है? अलका बोली, हाँ याद है दीदी, वह दिन तो मैं कैसे भूल सकती हूँ। अलका के पिताजी गिरधारी लाल जी ने अलका की शादी में बहुत अच्छा इंतजाम किया था। लड़के के घर वालों के पसंद की गाड़ी, उनकी पसंद के कपड़े लत्ते, गहने और भी बहुत कुछ। फिर भी रमेश के घर से फ़ोन पर सारी हिदायतें दी जाती कि रिवाज के अनुसार और क्या क्या करना पड़ेगा। वर पक्ष की सारी इच्छाएं पूरी की गई थी। अलका के दोनों भाई बहन दीदी की शादी के लिए बहुत उत्साहित थे। उन्होंने जीजू की जूते छुपाई का प्रोग्राम भी बना रखा था। शादी के दिन अलका पार्लर में तैयार होकर सीधे बैंक्वेट हॉल पहुंचने वाली थी। दूसरी तरफ रमेश की बारात नाचते गाते बैंक्वेट हॉल पहुंच गई थी। शादी लोकल थी, इसलिए वर पक्ष और वधू पक्ष के ज़्यादातर मेहमान भी आ चुके थे। अलका की माँ कांता जी दूल्हे का स्वागत करने जा रही थी। उतने में उन्हें एहसास हुआ कि शादी की हड़बड़ाहट में वे लोग लकड़ी की पाट और आरती की थाल घर भूल गए हैं। जैसे ही यह बात सरला जी को मालूम हुई, वे जोर से बोली, रीति रिवाजों की बिल्कुल भी समझ नहीं है आप लोगों में। जब लड़की के माता पिता को ही ज़्यादा अक्ल नहीं, तो लड़की को क्या खाक अक्ल होगी। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा पसर गया। सभी मेहमान भी सरला जी को देख रहे थे। अलका की बहन यामिनी की तो आंखों से आंसू ही बह निकले, क्योंकि उसे अपने घर वालों की बेइज्जती सही नहीं जा रही थी, वह भी इतने मेहमानों के सामने। अलका का भाई राज भी गुमसुम सा हो गया था। बारात अंदर आ गई और थोड़ी देर में अलका भी बैंक्वेट हॉल पहुंच गई, मगर उसे सब जगह एक उदासीनता दिखाई दे रही थी। उसके घर वाले पहले जितने खुश नहीं दिखाई दे रहे थे। जूते छुपाई की रस्म भी नहीं की गई। शादी संपन्न होने के बाद रमेश और अलका को घर से विदाई देनी थी, इसलिए अलका और रमेश को घर लाया गया। वहाँ अकेले में अलका के घर वालों ने उसे सारी बात बताई। अलका को यह सब सुनकर बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया, मगर कांता जी ने अलका को समझाया कि वह यहाँ से गुस्सा लेकर ससुराल नहीं जाएगी। अलका ने माँ की बात तो मान ली, मगर आज उसे उसके माता पिता के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से आज उसके माता पिता को कितना सुनना पड़ा। क्या लड़की के माता पिता होना इतना बड़ा गुनाह है? क्या लड़की के माता पिता की कोई इज्जत नहीं होती? क्या एक बेटी अपने माता पिता की इज्जत के लिए कुछ नहीं कर सकती? क्या वह अपने मायके वालों के साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में अपने ससुराल वालों को कुछ नहीं कह सकती? खैर, माँ के मना करने के बाद अलका भारी मन से ससुराल आ गई, जिसके बाद उसकी असली परीक्षा शुरू हुई। अलका जब भी अपने मायके के घर जाने का नाम लेती, उसे सरला जी की इजाज़त नहीं मिलती और यही कहा जाता कि अब ससुराल ही तुम्हारा घर है, मायका नहीं, समझी, इसलिए यहीं रहो। अलका तो ससुराल को भी अपना घर ही तो मानती थी, मगर उसे ननद और सास का व्यवहार
पल पल यह दर्शाता कि वह पराए घर से आई है। और फिर 1 साल बाद रमेश का ट्रांसफ़र मुंबई में हो गया और अलका यहाँ मुंबई चली आई। अलका भाभी, कहाँ खो गई आप? अलका की चचेरी ननद रिया के बुलाने से अलका वर्तमान में लौटी। उतने में अलका की चचेरी जेठानी बोली, अलका, तूने कल भी ठीक ठाक जवाब नहीं दिया था। तेरे मायके वाले इस शादी में क्यों नहीं आए? अलका बोली, भाभी, मेरे मायके वालों को मेरे ससुराल वालों ने शादी का कार्ड नहीं दिया है। जेठानी सीमा बोली, सरला चाची, ऐसा कैसे कर सकती हैं? भले कोई भी बात रही हो, मगर कार्ड तो देना चाहिए था। अलका ने कुछ जवाब नहीं दिया। सौम्या की विदाई हो रही थी। सौम्या की सास शारदा जी सरला जी से बोली, आप फिक्र मत करिएगा, हम आपकी बेटी को अपनी बहू नहीं, बेटी की तरह प्यार देंगे। यह सुनकर अलका सरला जी की तरफ एकटक देखने लगी। सरला जी बेटी के लिए खुश हुए जा रही थी। अब अलका और रमेश भी मुंबई के लिए रवाना हो चुके थे। रास्ते भर अलका उदास थी। रमेश बोला, मैं जानता हूँ अलका, इस बार मेरे घर वालों ने तुम्हारे मायके वालों को शादी का कार्ड तक नहीं दिया। यह बात तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। अलका बोली, यह तो तुम्हारे घर वालों की हमेशा की आदत है रमेश, मेरे मायके वालों और मुझे नीचा दिखाना। उनके हिसाब से बहू और उसके घर वाले उनकी बराबरी का सम्मान पालने के लायक नहीं होते। और जब मेरे पापा ने उन्हें आईना दिखाया तो उनके होश ऐसे उड़े कि उन्होंने मेरे मायके वालों को शादी में ही नहीं बुलाया। यह बोलकर अलका पुरानी बातों में खो जाती है। कितनी खुश थी वह जब उसकी पहली करवा चौथ थी। वह उसके मायके जाना चाहती थी। कांता जी भी बेटी की पहली करवा चौथ के लिए बहुत उत्साहित थी। लेकिन जैसे ही सरला जी को लखनऊ में पता चला कि अलका अपनी पहली करवा चौथ अपने मायके में करने जा रही है, वे फ़ोन पर चिल्लाकर बोली, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि अब ससुराल ही तुम्हारा घर है, तुम यहाँ आ सकती हो, मायके जाने की कोई ज़रूरत नहीं। उतने में ससुर जेठालाल जी बोले, तुम्हारे बाप ने तो हमें गाड़ी के पैसे भी कम दिए हैं, अब क्या ही देंगे वह करवा चौथ पर तुम्हें जो वहाँ जाना चाहती हो। यह सुनकर अलका की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपना फ़ोन भी धुंधला दिखने लगा और वह फपक फपक कर रो पड़ी। रमेश उसकी यह हालत देख चिंता में आ गया और बोला, क्या हुआ अलका? मम्मी पापा ने क्या कहा फ़ोन पर? अलका ने तुरंत अपने पापा को फ़ोन लगाया और बोली, पापा जी, आपने गाड़ी के पूरे पैसे नहीं दिए थे क्या मेरे ससुराल वालों को? अलका के पापा गिरधारी लाल जी बोले, बेटा, हमने पूरे पैसे दिए थे तेरे ससुराल वालों को, फिर मेरे ससुर जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? अलका रोते हुए बोली, पापा, आप कल ही मेरे ससुराल जाकर उनसे इस बात को साफ कीजिए। वैसे भी बार बार तंग आ चुकी हूँ ससुराल वालों के झूठे ताने सह सहकर। अलका को इतना रोते देख उसके पापा दूसरे दिन ही उसके ससुराल पहुँचे और वे त्रिवेदी जी को भी साथ लेकर पहुँचे, जो बिछोनिए थे, जिन्होंने बीच में रहकर सारा लेन देन करवाया था। त्रिवेदी जी ने सारे कागज दिखाए जिसमें उन्होंने अलका के ससुर जी के हस्ताक्षर लिए थे, ताकि बाद में वे दहेज लेकर पलट न जाएं। अलका के पापा गिरधारी जी आज चुप न रह पाए और बोले, जेठालाल जी, बहू भी किसी की बेटी होती है, उस पर और उसके घर वालों पर झूठे इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए। बस उस दिन से अलका के ससुराल वालों ने अलका के मायके से रिश्ता ही खत्म कर दिया था। मगर अलका को इस बात की खुशी थी कि उसके मायके वालों ने आज हर बार की तरह चुप्पी का सहारा नहीं लिया था और हर बार की तरह बेटी वालों को झुककर रहना चाहिए यह नहीं कहा था। भले ही अलका को ससुराल में कभी वह इज्जत नहीं मिली जो एक बहू को मिलनी चाहिए, मगर उसके पति रमेश उसे हर पल यह एहसास दिलाते कि वह उनकी जिंदगी है।
अलका ने भी अब ससुराल वालों से उम्मीद छोड़ दी थी और वह भी सिर्फ उन लोगों के लिए जीती थी जो उसके लिए जीते थे। दोस्तों, आज भी यह सवाल एक लड़की हमेशा अपने आप से पूछती है कि आखिर उसका असली घर कौन सा है, जहाँ वह पैदा हुई है वह, या जहाँ उसका ससुराल है वह, क्योंकि दोनों जगहों पर उसे पराई समझा जाता है। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।